नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। बजट 2026 में राहत और चुनौती का मिला जुला पैकेज, कहीं खुशी कहीं गम। माघ मेले में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने बनाया नया कीर्तिमान, रचा इतिहास। झांसी में बजट को लेकर नजर आया सकारात्मक माहौल, दिखा जश्न जैसा माहौल। राधा रानी के दर्शन की राह में फिर लगा ब्रेक, बरसाना रोपवे 1 से 5 फरवरी तक हुआ बंद। मौसम ने फिर ली करवट, बारिश के बाद भी असामान्य मौसम के आसार, आईएमडी का अलर्ट। हिंदी पत्रकारिता को मिली एक नई आवाज, न्यूज 25 का बरेली में हुआ भव्य शुभारंभ। अब खबर विस्तार से। सरकार की अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश पर चुनौतियां बरकरार, बजट पर कहीं खुशी कहीं गम। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। बजट 2026 संसद में पेश होते ही देश भर में इस पर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने इसे विकास और संतुलन का बजट बताया है, जबकि आम जनता इसे राहत और चुनौती के मिला जुला पैकेज के रूप में देख रही है। मध्यम वर्ग को कुछ कर राहत और सुविधाओं की उम्मीद जरूर मिली है, लेकिन महंगाई को लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं। किसानों और युवाओं के लिए योजनाओं के जरिए सहारा देने की कोशिश की गई है, वहीं कारोबारी जगत निवेश को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को सकारात्मक संकेत मान रहा है। हालांकि खर्च पर नियंत्रण और राजकोषीय संतुलन बनाए रखना सरकार के लिए बड़ी परीक्षा बना रहेगा। कुल मिलाकर बजट 2026 ने विकास की दिशा तो दिखाई है, लेकिन इसके असर को लेकर देश भर में कहीं खुशी तो कहीं चिंता का माहौल साफ नजर आ रहा है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। संसद में देश का बजट प्रस्तुत किया गया है। ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है। ये किसान की आय बढ़ाने वाला बजट है। ये आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला बजट है। साथियों, बीते वर्षों में हमारी सरकार ने सड़क, पुल, बिजली, पानी, रेल, गरीबों के घर, सिंचाई, ऐसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व निवेश किया है। इस बजट में ऐसे कामों के लिए पहले से भी अधिक यानी 17 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे गांव, गरीब, किसान, नौजवान सभी को फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर लगने वाला हर रुपया रोजगार के अनेक नए अवसर बनाता है। गांव में गरीब का घर बनता है तो मिस्त्री हो, गाड़ी वाले हो, स्थानीय दुकानदार हो, सबको फायदा होता है। गांव की सड़कें अच्छी होगी तो मंडी तक उपज पहुंचाना आसान होगा और इन सब का फायदा यहां आप सभी को मिलेगा। साथियों, बीते सालों में हमारी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग को सस्ता और अच्छा इलाज देने में बहुत ध्यान दिया है। पिछले 11 सालों में बहुत सारी दवाएं सस्ती की गई है। गरीबों को और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दी गई है। इस बजट में
इसी संवेदनशीलता के साथ और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैंसर के इलाज को और सस्ता करने के लिए अनेक कैंसर दवाओं को और सस्ता किया गया है। कई ऐसी और बीमारियां हैं जिनकी दवाएं विदेशों से मंगानी पड़ती हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लिए इतनी महंगी दवाएं पहुंच से बाहर होती हैं। ऐसी अनेक दवाओं को भी अब और सस्ता किया गया है। बजट में किसान, युवा, महिला और गरीब, इन सभी पक्षों को, इन सबकी आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके यह बजट प्रस्तुत हुआ है। स्वाभाविक रूप से इस बजट के माध्यम से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की आकांक्षाओं की पूर्ति भी होती है। उसके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। इसमें मुख्य रूप से जब हम ध्यान देते हैं, सबसे पहली बात है कि 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट का प्रावधान। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इसको लीड करता है। देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास हैं। 3 करोड़ जो हमारी आबादी है, इस एमएसएमई के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होती है। ये 10,000 करोड़ रुपए का जो एक फंड है, हमें एमएसएमई सेक्टर में, जिसको हमने ओडीओपी के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया है, जिसको हमने ब्रांडिंग की है, डिजाइनिंग के साथ, पैकेजिंग के साथ, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हम लोग इस बात को महसूस करते थे कि हमने ये तो किया, इसने हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाया, इसने रोजगार का सृजन किया, अब आगे क्या? ये 10,000 करोड़ हमें इसके अगले भविष्य के लिए, इसको नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए, ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ जोड़ने के लिए, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए, पैकेजिंग की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में यह यूपी जैसे राज्य को मदद करेगा और यूपी सर्वाधिक लाभ इसका ले पाएगा। युवाओं को डेफिनेटली इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। बहुत सारे ऐसे संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है जो युवाओं को ट्रेन करने के फोकस से और युवाओं को रोजगार देने के फोकस से बनाया गया है। जहां पे कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं हम लोग, तो कंटेंट क्रिएशन को बाकायदा जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था एज अ प्रोफेशन इन द सोसाइटी, अब वो इस बजट के माध्यम से होने वाला है। कंटेंट क्रिएटर्स के आत्मसम्मान का ये बजट है और उनको रिकग्नाइज किया गया है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, महिलाओं को भी ट्रेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई है। पहली बार किसी बजट में मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दिया गया है। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाने वाला है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही रोबस्ट बजट है, होलिस्टिक बजट है और आने वाले समय में जो बोल्ड रिफॉर्म्स का हम लोग बात करते हैं, समाज के इंक्लूसिविटी का बात करते हैं, ये बजट उसकी जो नींव है उसको रखा है। हम विश्व की चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एक लक्ष्य है कि विकसित भारत 2047 हो। उसमें जो सबसे बड़ा टारगेट है सरकार के पास, वो टारगेट है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए और जो आम लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको सुविधा दी जाए। और यदि पूरे सेकेंड पार्ट को यदि आप देखेंगे तो उसमें जो नया इनिशिएटिव है पूरी दुनिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आईटी का है, जो कि ITA 196 में जब कांग्रेस ने साइन किया था चिदम्बरम के नेतृत्व में, जब यूपीए की सरकार थी, समर्थित सरकार थी, तो हमने जो है 0% कस्टम ड्यूटी लगा दिया था, जिसके कारण सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब खत्म हो गया। अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली इसी कारण से डेवलप हो पाया। इस पूरे बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है,
और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे अपग्रेड करना है, नर्सिंग को कैसे करना है, स्किलिंग को कैसे करना है। और जो बजट है लगभग 12.5 लाख करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे जो ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न पार्ट जो है, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, शिप बिल्डिंग का मतलब आप समझिए कि शिपिंग एक बड़ा है। शिप हम बड़ी जहाज नहीं बना पा रहे हैं, आपको पता ही है कि जर्मनी से हमको इंपोर्ट करना पड़ा है। उस तरह की फैसिलिटी वाराणसी जैसे जगह में स्टार्ट होगी, पटना जैसे जगह में स्टार्ट होगी। तो ये पूरा दिखाता है कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं और प्रत्येक एरिया का विकास करना चाहते हैं। तो इस बजट की ये सबसे बड़ी खासियत है। आस्था के महासंगम में डुबकी लगाकर 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने बनाया नया कीर्तिमान। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। आस्था के महासंगम में जहां संख्या नहीं भावना बोलती है, वहीं माघ मेले में इस बार 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लेकर इतिहास रच दिया है। गंगा की पावन धारा के तट पर उमड़ा जन सैलाब मानो विश्वास और श्रद्धा की जीवन तस्वीर बन गया हो। देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने एक साथ स्नान कर यह सिद्ध कर दिया कि आस्था के आगे हर सीमा छोटी पड़ जाती है। साधु संतों का सानिध्य, मंत्रोच्चार की गूंज और भक्तों की निस्वार्थ आस्था, हर दृश्य अलौकिक प्रतीत हो रहा है। यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक चेतना का भव्य उत्सव है, जिसने एक बार फिर दिखा दिया है कि आस्था जब एकजुट होती है तो इतिहास अपने आप बन जाता है। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। माँ से कामना की है कि हमारा लोग का बढ़िया से दर्शन हो और सभी वो जितने जहाँ पे नहाने आए हैं सबका उनको भगवान अच्छे से गंगा मैया नहला के सब अपने अपने घर पे पहुँचाइए, घर पे पहुँचे सुरक्षित हैं, उनका सब भगवान अच्छे से बनाए रखे। हम लोग 1 महीना कल्पवास आज हमारा पूरा हुआ है। हम लोगों ने यही कहा है कि हे गंगा मैया सारे सबके ऊपर कृपा बनाए रखें और सबके ऊपर अपनी ममता। गंगा मैया तो वैसे भी कृपालनी है, ममता अपनी लुटाती रहती है। यहाँ जितने लोग स्नान करने आए सब स्नान कर करके गंगा मैया से प्राप्त करके सब अपने अपने गंतव्य स्थान को जा रहे हैं। और यहाँ प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, योगी सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जितनी भी प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है बहुत सुंदर व्यवस्था है। सब ने बहुत सुंदर स्नान करके सब अपने अपने गंतव्य स्थान को जा रहे हैं। यहाँ पर आकर बहुत आनंदमय माहौल था और हर जगह प्रकाशमय ही प्रकाशमय था। बाकी यहाँ की जो जनता है, प्रशासन है, सब बहुत हेल्प हम लोग कर रहे थे। बहुत हम लोगों का अच्छा लगा। नहीं ठंड तो है फिर भी, लेकिन यहाँ का माहौल देखते हुए ठंड के कोई महत्व नहीं रह पाया और ठंड भी नहीं लग रही है। यहाँ सब व्यवस्था सही है, हम लोग को आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आराम से दूसरी ट्रेन से आकर दूसरी स्टेशन से उतर कर यहाँ संगम आए, नहाए, 4 नंबर पुल पार कर अब यहाँ पर आकर हम घर वापस जा रहे हैं। मैं हमेशा 5वां नहा रहा हूँ। खिचवाड़ी को नहाया 14 जनवरी को, उसके बाद मौनी अमावस्या को नहाया, उसके बाद बसंत पंचमी नहाया और एक नहावन पूरे परिवार के साथ नहाया। और आज मैं फिर लास्ट नहावन नहा के बोलो त्रिवेणी मैया की। बजट को लेकर सकारात्मक माहौल, झांसी वासियों में नजर आया भारी भरोसा और उत्साह। झांसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। संसद में बजट 2026 पेश होते ही झांसी में उत्साह का माहौल देखने को मिला। व्यापारियों, युवाओं और मध्यम वर्ग के लोगों ने बजट को विकासोन्मुख बताते हुए इसे उम्मीदों से भरा
बजट बताया। शहर के बाजारों और चौराहों पर बजट को लेकर चर्चाएं तेज रहीं और लोगों ने इसे भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत माना है। झांसी वासियों का कहना है कि बुनियादी ढांचे, रोजगार और विकास से जुड़े प्रावधान शहर और क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं खोल सकते हैं। खास तौर पर युवाओं में रोजगार को लेकर भरोसा सरकार के प्रति साफ नजर आया। वहीं व्यापारी वर्ग ने निवेश और आर्थिक स्थिरता को लेकर भी संतोष जताया है। कुल मिलाकर बजट 2026 के बाद झांसी में उम्मीद, भरोसे और उत्साह का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। झांसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। आज हम लोग माननीय मोदी जी के सरकार में जो निर्मला सीतारमण जी ने देश के लिए 2026 का बजट पेश किया है, मैं उनको धन्यवाद देने के लिए, उस हर्षोल्लास के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। बुंदेलखंड के लिए इस बजट में बहुत कुछ हमको प्राप्त हुआ है। जो हमारा डिफेंस कॉरिडोर था, ये बीडा था, इसके लिए अतिरिक्त धन का प्राविधान किया गया है। हमारे बुंदेलखंड के जो पिछड़े गांव थे, उनको विकसित करने के लिए 5000 करोड़ रुपए का हमको फंड आवंटित हुआ है, जिसके माध्यम से हमारा बुंदेलखंड और विकसित होगा। चित्रकूट में अभी तक जो बुंदेलखंड कॉरिडोर है, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, वो आगे नहीं बढ़ पाया था, उसका भी प्राविधान इसमें किया गया है। इस प्रकार हमारे यहाँ जो नलकूप थे, नलकूप की मरम्मत हो जाए ठीक से और किसानों को पानी मिले, इसके लिए भी 5 करोड़ रुपए उसकी मरम्मत के लिए दिया गया है। कृषि बीमा योजना को जल्दी किसानों को मिल पाए, इसका भी प्राविधान किया गया है। बुंदेलखंड के विकसित के लिए जितनी अभी आवश्यकता हो सकती है, उसमें इसको ध्यान रखा गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का और इस सरकार का। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेंटेनेंस के नाम पर बरसाना रोपवे 5 फरवरी तक हुआ बंद। बुजुर्ग, दिव्यांग व श्रद्धालु सीढ़ियां चढ़ने को मजबूर। मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की रिपोर्ट। आस्था की नगरी बरसाना में राधा रानी के दर्शन की राह एक बार फिर कठिन हो गई है। 1 से 5 फरवरी तक रोपवे बंद होने से दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना के की गई इस बंदी ने श्रद्धालुओं की आस्था पर मानो ब्रेक लगा दिया है। रोपवे काउंटर पर केवल एक नोटिस चस्पा होने से यात्रियों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। वहीं बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग श्रद्धालु मजबूरी में सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ने को विवश हैं, जिससे उनकी तकलीफ और बढ़ गई है। बार बार तकनीकी कारणों से रोपवे बंद होने की घटनाओं ने इसकी सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रद्धालुओं की मांग है कि भविष्य में ऐसी बंदी से पहले ठोस व्यवस्था और पूर्व सूचना उनको दी जाए, ताकि आस्था की ये यात्रा कठिन ना बने। मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की ये खास रिपोर्ट। इस दौरान मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, केवल गिरी से किया जाएगा और IIT रुड़की का ऑडिट भी होगा। ऑडिट के बाद हम लोगों को परमिशन मिलने के बाद हम लोग इसको MBDA से परमिशन लेने के बाद फिर चालू करेंगे। अच्छा, कितने दिन तक वर्क लोड है? हम लोगों ने 1 सप्ताह के लिए मेंटेनेंस का MBDA से हम लोगों को लेटर अप्रूव किया है, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके 5 दिन के अंदर मेंटेनेंस करने की कोशिश करते हैं, 1 तारीख से लेकर 5 तक। जी, सारा कुछ होली को मद्देनजर रखते हुए किया। हाँ, इसका इंस्ट्रक्शन हमें MBDA द्वारा दिया गया था, जिसके लिए हम लोग इसको मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। IIT रुड़की हर साल इसका इंस्पेक्शन होता है, तो ईयरली इंस्पेक्शन होता है। मौसम ने फिर ली करवट। 4 फरवरी तक भारी बारिश की चेतावनी। फरवरी में गर्मी का संकेत, किसानों की बड़ी चिंता।
देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने फरवरी महीने के लिए अपेक्षाकृत गर्म मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं मौसम की दोहरी मार भी देखने को मिल रही है। 2, 3 और 4 फरवरी को कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है, जिससे फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका साफ जताई जा रही है। अचानक बदले मौसम के मिजाज से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि फरवरी में असामान्य गर्मी और बेमौसम बारिश दोनों ही खेती के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। आईएमडी ने किसानों को सतर्क रहने और मौसम से जुड़ी सलाहों का पालन करने की अपील की है। कुल मिलाकर फरवरी की शुरुआत मौसम के उतार चढ़ाव के साथ हो रही है, जिसका सीधा असर किसानों और आम जनजीवन पर पड़ता साफ नजर आ रहा है। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। बारिश का अलर्ट, गरज चमक और शीतलहर का अलर्ट, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की संभावना, कई राज्यों में चलेंगी तेज हवाएं, ओलावृष्टि की भी संभावना। ज्यादा चल रही है और शीतलहर, हाथ सुन्न हो रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी चल नहीं रही, हैंडल पकड़ा नहीं जा रहा। तो किस तरीके चलाने, जिस तरीके कोहरा है, बहुत दिक्कत आ रही चलाने में। इस समय कोहरा ज्यादा है, धीरे धीरे चला रहे हैं। हाँ, बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं जी। ठंड सी भी हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा है, सुननी है। कोहरा पहले से काफी समय से खूब बढ़िया बढ़ रहा था, अब जरा थोड़ी राहत मिली है, थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन सुबह अभी कोहरा काफी ज्यादा रहता है, इसलिए हम लेट निकल रहे हैं। पहले 5 बजे निकलते थे, अब 7 बजे निकल रहे हैं करीब, इसलिए हल्का सुधार हुआ है। हिंदी पत्रकारिता को मिली नई आवाज, हिंदी दैनिक न्यूज 25 का हुआ भव्य विमोचन, कई दिग्गज हुए शामिल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया जब बरेली में हिंदी दैनिक न्यूज 25 का भव्य विमोचन किया गया। इस अवसर पर राजनीति और पत्रकारिता जगत के कई दिग्गजों की गरिमामय उपस्थिति रही। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम की मौजूदगी ने आयोजन की गरिमा को और भी 4 चांद लगा दिए। वक्ताओं ने कहा कि न्यूज 25 जनहित, निष्पक्षता और सकारात्मक पत्रकारिता के मूल्यों के साथ समाज की आवाज बनेगा। कुल मिलाकर हिंदी दैनिक न्यूज 25 का शुभारंभ हिंदी पत्रकारिता के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे पाठकों को एक नई, भरोसेमंद और जिम्मेदार आवाज मिलेगी। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। देखिए, हम यहाँ रोटरी भवन में हैं और यहाँ पर हमारे भाई और हमारे पुराने साथी श्री विजय शर्मा जी, आदरणीय देवी जी, भाभी जी हमारी, और इन लोगों के द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया है, न्यूज़ 25। बहुत अच्छा समाचार पत्र है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए आज सभी शहर के सारे लोग, सारे गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा सुंदर पल है और इसको और वैल्यू एडिट कर दिया गया है। हमारी आदरणीय भाभी जी का जन्मदिन भी है, तो दोनों चीज़ें बहुत ही सुंदर दिन के साथ आज शुरुआत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूज़ 25 एक नए कीर्तिमान जल्दी स्थापित करेगा। 25 मैंने ऐसे सोचा, जैसे बरेली को कोड दिया गया 25, यूपी 25, तो मैंने उसी को देखते हुए न्यूज़ 25 लॉन्च किया है आज की डेट में। और इसमें जो भी हमारा रहेगा, प्रमुखता ये रहेगी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की पहचान, चाहे वो समाज सेवा से हो, चाहे वो डॉक्टरी लाइन से हो, चाहे किसी भी लाइन में हो, मैं पर्टिकुलर उसके ऊपर कवरेज इसमें दूंगा अधिकतर। लोकल कवरेज तो आप हर अखबार में पढ़ लेते हैं, लेकिन व्यक्ति के बारे में कोई भी नहीं छापता है, मैं महत्व उसके ऊपर दूंगा। न्यूज़ 25 का विमोचन समारोह था। डॉक्टर उमेश गौतम जो यहाँ के महापौर हैं बरेली के, उन्होंने और हमारे सब अतिथियों ने मिलकर उसका विमोचन किया। विजय शर्मा उसके संपादक हैं और विमोचन के साथ साथ गीत संगीत का भी कार्यक्रम रहा और उम्मीद यह है कि न्यूज़ 25 बहुत सफलता की ओर अग्रसर होगा और अच्छे समाचार और विकास के समाचार देगा। हमारे विजय शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। विकास से संबंधित ज़्यादा समाचार मिलेंगे और जैसे आजकल जो समाचार आएंगे और जो बहुत ही खबर, अच्छी खबर होगी वो मिलेगी
और सभी जनता को उससे लाभ मिलेगा। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।